pleasant environment, get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे and I welcome you all here today to the 34th lecture of environmental psychology. Students, as usual, let us start our lecture with a brief review of what we discussed in our last lecture. हमारा पिछला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प था और इसमें हमने अर्बनाइजेशन के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा। हमने कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स को भी डिस्कस किया जिनको आज हम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करेंगे और मज़ीद कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं लेक्चर्स की डिटेल की तरफ जाऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की ताकि हम अपना एक लॉजिकल कनेक्शन बना सकें पिछले लेक्चर से आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर शुरू किया था विद रेफरेंस टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपको अंदाज़ा है कि अर्बनाइजेशन से अब हम क्या मुराद लेते हैं और अर्बनाइजेशन को डिफ़ाइन करने में किस किस किस्म की प्रॉब्लम्स शामिल हैं। कोर्स, वेरी गुड। अर्बनाइजेशन से हमारा मतलब कुछ इस तरह से है कि यूजुअली अर्बनाइजेशन जिस तरह से टेक प्लेस करती है और जिस तरह से आम ख्याल में इसको समझा जाता है, दैट मीन्स माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। हमने ये बात जानने की कोशिश की कि पॉपुलेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ क्यों आती है, और इसके लिए हमें पता चला कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन की इस माइग्रेशन की चंद वजूहात हैं। इन वजूहात में सबसे बुनियादी वजह जो देखी गई है वो ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एग्री इकोनॉमी को सपोर्ट करने का कोई बहुत शानदार किस्म का स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। जब ये कोई शानदार किस्म का स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स दैट पीपल हु आर मैनिंग द एग्री इकोनॉमी दे फील काइंड ऑफ डिससैटिस्फाइड and they would want to have more chances and more opportunities in their lives. And this is probably lack of infrastructure availability, lack of proper facilities available in the rural areas that compels people in the third world countries to migrate from the rural areas to urban areas. लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रूरल एरियाज़ भी बाज़ औक़ात अर्बन एरियाज़ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम रूरल एरिया की अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। जैसे मतलब ये हो सकता है कि शायद रूरल एरियाज़ के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई एक ख़ास जगह के ऊपर दैट इट इवेंचुअली स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अर्बन एरियाज़। पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 20 सालों के अंदर हमने जो ट्रेंड्स देखे हैं उसके अंदर अक्सर जगहों पर ऐसा हुआ है कि जो रूरल एरियाज़ थे जहाँ पर बेसिक एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी, वहाँ पर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री ने अपने कदम जमाने शुरू किए और लोग एग्रीकल्चरल इकॉनमी से इंडस्ट्रियल इकॉनमी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। नेचुरली जब इंडस्ट्री लगाई गई और नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई तो इर्द गिर्द के इलाकों के लोगों के लिए वो जगहें बेहतरीन थीं अपनी रोज़गार तलाश करने के लिए या अपना कैरियर तलाश करने के लिए, और वहाँ से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से उस इलाके की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियाँ भी आती हैं और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो वहाँ पर अपने रिटेल ऑपरेशंस भी शुरू कर सकते हैं। सो मैनी चेंजेस स्टार्ट इमर्जिंग। स्टूडेंट्स, हमने ये भी नोटिस किया कि अर्बनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर सिटीज़ बाज़ औक़ात मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर हमने एक विशियस सर्कल को गौर से देखने की कोशिश की, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन सेटल होती है तो अमूमन सिटीज़ के सेंटर के अंदर पॉपुलेशन क्लस्टर होता है, और सिटी के सेंटर के अंदर जो पॉपुलेशन क्लस्टर है इसको तकरीबन तमाम किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ओल्ड लाहौर की एग्जांपल के बारे में सोचें तो आपको पता चलेगा कि जो पुराना लाहौर था वो कन्फाइंड था अंदरून शहर तक, विच मीन्स इनर सिटी वॉज द एंटायर लाहौर। एंड वे बैक 35 to 40 years ago, people would not have wanted to migrate from the inner city towards the outer suburbs. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती है, और पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ने की वजह से
वहाँ पर बिल्डिंग्स की डेंसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेंटर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्लस्टर्ड महसूस होना शुरू हो जाते हैं। इस किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर समटाइम्स इट हैपन्स दैट एफ्लुएंट फैमिलीज फील दैट दिस इज़ प्रॉबली नॉट अ वेरी गुड प्लेस, क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारे हैसल्स अटैच होना शुरू हो जाते हैं, मसलन नॉइस का प्रॉब्लम, पोल्यूशन का प्रॉब्लम, and there could be so many people around them that they don't feel comfortable about it. So affluent families decide to move out of the city towards the suburbs. जब affluent families suburbs की तरफ मूव करना शुरू करती हैं तो वहाँ पर एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है। suburbs में जब नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन suburbs की तरफ भी जाना शुरू होती है। अमूमन ये ट्रेंड देखा गया है कि suburbanization के अंदर अमूमन affluent families they move out of the cities. These are the people who can afford to live in an expensive place which is away from the city so that they could enjoy the peaceful circumstances, the peaceful conditions. However, since they need the infrastructure also, a lot of other operations start opening up in these suburban areas to fulfill the basic needs and requirements of these people. Eventually, suburban areas के अंदर भी population बढ़ना शुरू हो जाती है और ये वो टाइम होता है जब एक और suburban area को प्लान किया जाता है और इसके रिजल्ट में शहर मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। अर्बनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर तकरीबन सारी दुनिया में ये ऑब्जर्व किया गया कि शहर मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैलना शुरू कर देते हैं और अमूमन ये जो स्प्रेडिंग ऑफ द सिटीज़ हैं, दिस इज़ नॉट प्रॉपरली प्लान्ड एंड दिस इज़ नॉट प्रॉपरली इवन। बिल्कुल जिस तरह से अर्बनाइजेशन के अंदर पॉपुलेशन क्लस्टर्स शहर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और एक बहुत बड़े इलाके की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक छोटे इलाके के अंदर क्लस्टर होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से सब अर्बनाइजेशन के अंदर भी यही प्रोसेस कार फरमा होता है और इवेंचुअली सिटीज़ मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैलना शुरू कर देते हैं। हमने इस बात के ऊपर गौर करने की कोशिश की कि अर्बनाइजेशन के क्या नुकसानात हैं और क्या फ़वाइद हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि अर्बनाइजेशन पर जितनी भी रिसर्च की गई है उसमें अमूमन ये देखा गया कि लोग शायद बायस्ड हैं, साइंटिस्ट्स आर बायस्ड about the cities and they always want to find out something negative about the cities और अमूमन इस किस्म की रिसर्चेस के अंदर कुछ इस तरह की डायरेक्शंस मिली कि जब जो मुख्तलिफ हमने थेरीज पढ़ी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की, उनको अप्लाई करने के बाद सिटीज़ के अंदर अमूमन हैसल्स ज़्यादा नज़र आए साइंटिस्ट को। मसलन सिटीज़ के अंदर जब क्राउडिंग होती है तो क्राउडिंग के काफ़ी सारे नुकसानात अमूमन रिसर्च किए गए हैं when people are too close for the comfort। क्राउडिंग के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि एक जगह पर बहुत सारे लोग रहना शुरू कर देते हैं and they come very very close to each other और यहाँ पर हमने मुख्तलिफ किस्म की थेरीज को अप्लाई करने के बाद देखा कि शायद क्राउडिंग के काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं और इसके साथ साथ जब हमने यहाँ से डिस्कशन आगे बढ़ाई we came to find out that cities are not always very very negative places। Sometimes cities can be looked upon as very very good places also। यहाँ पर अगर हम कभी किसी से ये सवाल पूछें कि आप अपना कैरियर किसी गांव में इस्टेब्लिश करना चाहेंगे या किसी शहर के अंदर आप इवेंचुअली इस्टेब्लिश होना चाहेंगे, तो we will find out that most of the people might want to say that I would want to establish in a city because the city life has its own excitement. There is infrastructure available, there are jobs available, there are opportunities for extending one's career, and city life is comparatively kind of more sophisticated life than the life in the rural areas, which is why a lot of people move towards the cities in search of better careers and better infrastructure and in search of a sophisticated lifestyle. So these are some of the positive sides of the cities. Otherwise, सिटी के अंदर अमूमन जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होता है तो यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बेहतर किस्म की मैसर होती हैं। The city hospitals are usually the hospitals जहाँ पर उस इलाके के तकरीबन सारे पेरिफेरीज से लोग आते हैं because they will find the best health care and the best of the best doctors available in those hospitals. The question is why the city hospitals are so developed, so big, and they attract the best professionals of that particular area. The answer could be once again the same thing, that people want to have better careers, and same is the case with the doctors. They probably would want to have better careers and they move into the city centers or the hospitals and the healthcare facilities that are available in the cities. And that is why they move towards the cities.
So what exactly are the problems that are related to urbanization? अर्बनाइजेशन के साथ जो जनरल प्रॉब्लम्स रिलेट की जाती हैं, जो जनरली शहर के लोगों की शिकायतें होती हैं, वो कुछ इस तरह से होती हैं। सबसे पहले शहर के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होती है और क्राउडिंग एक लोगों का जनरल मसला होता है और क्राउडिंग के अंदर अमूमन लोगों की फीलिंग्स ये होती हैं कि मेरे इर्द गिर्द इतने लोग हैं एंड आई एम नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एट ऑल। क्राउडिंग के साथ साथ शहर के लोगों के अंदर रिसर्च के जरिए पता चला दैट पीपल ऑल्सो एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस, विच मीन्स दैट दे off and on start feeling that they cannot control things around themselves. They probably are not being able to have a greater control over their lives. इस किस्म की फीलिंग्स से naturally जो outcome है that is frustration and that is depression. इसकी वजह से शायद शहर में frustration, depression और थोड़ा सा anxiety को ज़्यादा देखा जाता है। इसके साथ ही साथ शहर के लोगों में एक और शिकायत ये भी होती है कि जो अमूमन आपने सुना होगा कि जनाब अगर आप किसी शहर के अंदर जाएं तो नेबर्स को ये नहीं पता होता कि साथ वाले घर में कौन रहते हैं और लेकिन अगर हम गांव के अंदर जाएं तो पूरे गांव को पता होता है कि इस कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से लोग रहते हैं और लोग एक दूसरे को फर्स्ट नेम बेसिस के ऊपर जानते हैं। तो शहर के अंदर जब लोग मूव करते हैं तो ऐसी क्या वजह पेश आती है कि लोग पर्सनल एनोनिमिटी का शिकार हो जाते हैं, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं कि नेबर्स भी एक दूसरे को जानते नहीं हैं। प्रॉबेबली लाइफ इज़ वेरी वेरी बिजी इन द सिटीज़ और लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड लाइफस्टाइल बिकम्स वेरी वेरी फास्ट एंड साइमल्टेनियसली लोगों के अलावा सिटी ड्वेलर्स के पास और बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं जिसके अंदर वो इंडल्ज करते रहते हैं क्योंकि सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, सिटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं जो लोगों को कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करती रहती हैं, which means that there are a lot of shopping centers, there are big shops, big parks, theaters, playhouses. So many things are available in the cities that are actually not available to the people of the rural community. So rural community finds it very easy for them to interact with the people around them, and that's why they start knowing each other on the first name basis. However, when people enter into the city, they find that they are anonymous. ये बिल्कुल कुछ इस तरह की बात है कि गांव की कम्युनिटी के अंदर अगर कम लोग हैं तो लोग एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और लोगों की एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है और रिलेशनशिप है, which gives and creates a very positive feeling in an individual. However, when they come to the cities, लोग इतने ज़्यादा हैं, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर, पॉपुलेशन शहर की गांव से बहुत ज़्यादा है, but even again people start feeling lonely in the cities because of the anonymity factor, because of the fact that people have very little time to pay attention to each other, and that's how people suffer from the complaints of anonymity. It has been seen that anonymity can play one role in the incidence of the crime. शहर के अंदर अमूमन आपको क्राइम रेट ज़्यादा मिलता है और क्राइम की नौयत और इंटेंसिटी भी थोड़ी सी डिफरेंट या बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म के क्राइम्स आपको नज़र आते हैं। अमूमन शहर के अंदर जब क्राइम रिपोर्ट होता है तो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि यार ये क्राइम इस तरह से होता रहा और लोगों को पता भी ना चला कि उनके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हो रही हैं और किस किस्म के क्राइम्स टेक प्लेस कर रहे हैं। सो anonymity can play a big role in that because in the rural communities people know each other very well. People know each other on first name basis. But in the city everybody is busy. That creates a certain anonymity factor. And since in the city everybody is there in search of opportunities, then people might not be knowing each other very well. इस anonymity factor की वजह से the incidence of crime can rise up because people think that nobody cares, nobody actually knows me. And this anonymity factor can play a big role towards the incidence of crime. And when there is more crime in the cities, then naturally there is more restlessness, more anxiety related to the crime. And simultaneously, the governments have to play a huge role in the crime prevention within the cities, which is why you would find out that mostly in the big conglomerates, in the big cities of the world, in the big cosmopolitan cities of the world, you'll always find out that people are talking about a certain underworld or a certain mafia or certain organized crime. For example, in the American community, the history of organized crime actually started from New York and inside New York from the New York City. And this has been reported quite frequently, and people in America have been conducting huge researches that why organized crime actually takes place in the big cities.
And because the big cities provide the infrastructure, they recruit and induct people from different places, and people are there in search of opportunities. Nobody knows them, so whatever they are doing, nobody will care. And that's how that provides a perfect breeding ground for the organized crime in the bigger cities. इसके साथ ही साथ bigger cities के अंदर अमूमन लोगों की जो जनरल शिकायत हैं, that is more or less like this. In the bigger city, traffic is naturally mayhem. Traffic is total madness. और ट्रैफिक पिछले 20 साल के अंदर बड़े शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है. मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान के शहरों को देखें तो लाहौर और कराची के अंदर पिछले 20 साल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है. और इस एक्सपेंशन की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो डिस्टेंसेस कवर करने पड़ते हैं, those are also great distances, and they naturally need different types of vehicles. And since there are better opportunities and people's buying power is more, then people have been purchasing more automated vehicles. And since there are more automated vehicles, then naturally that requires more roads. And once the infrastructure is not properly available, then the roads would naturally choke with traffic, and that becomes a big problem. One of the negative fallout of the traffic is pollution. Pollution is all kinds of smoke being emitted from these automatic vehicles, from the cars, and from different kinds of vehicles that are moving on the roads. That pays a huge share towards the entire pollution count within a city. So city dwellers are mostly found complaining that traffic is really mayhem, traffic is really becoming a big problem for all of us. Then, along with the traffic pollution, in the city, food also becomes a problem. It has been seen that अमूमन जो बड़े शहर होते हैं उनके अंदर होमलेस पीपल की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है. हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखने की कोशिश की कि कच्ची आबादियाँ या स्लम्स जो हैं वो शहरों के अंदर क्यों बनती हैं. एंड वी फाउंड आउट कि शहरों के अंदर जब लोग आते हैं तो बाज़ औक़ात फॉर्मल स्ट्रक्चर उनको जॉब्स के अंदर अकोमोडेट नहीं कर पाता. और जब फॉर्मल स्ट्रक्चर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, या शायद उन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर इंडक्ट हो सकें किसी तरह से, then these people get into the informal structure. Informal structure is all those places where they can do different types of jobs and they can work on the daily wages, or they can engage in very, very simple entrepreneurial activities, and these people simply need shelters. और जब ये अपनी शेल्टर बनाते हैं तो इसके अंदर सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से होती है कि वहाँ पर कुछ वक्त गुजारना है. ये एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बहुत सारे यंगस्टर्स बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाके सेटल होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज यंगस्टर्स बिकम इलीगल aliens or illegal citizens in the Western countries, and they start making their own slums in those areas. However, they are making more money compared to the amount of money they could have earned back home in their own countries. The same is the factor that works out towards building up of the slums, or which we popularly call कच्ची आबादियाँ. कच्ची आबादियाँ लाहौर, कराची और पाकिस्तान के दूसरे मेजर शहरों के अंदर पिछले 30 साल के अंदर इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. बल्कि one of the statistics that I came across even was going as far as to the point of saying that every third person living in Karachi actually lives in a slum. So students, these are some of the problems that are usually related to urbanization. इसके साथ साथ हमें जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर मसाइल नज़र आते हैं वो एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज लाइफ इज़ फास्ट, फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, इस अर्बनाइजेशन के इन मसाइल को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क अवेलेबल है इन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एंड सम ऑफ द थियोरीज दैट आर very handy to apply and understand that what are those problems that people are facing could be adaptation level theory. According to adaptation level theory, humans function best when they are performing at the mid-level of arousal. Mid-level of arousal means that you are neither too aroused, you are not under-aroused, you maintain a middle level of arousal. That is the time period when people function and perform at their best. However, it has been seen that arousal has been created by excessive stimulation. And since when people come to the cities, excessive stimulation is available to them. You turn on the television and cable television is showing you more than 100 channels all the time.
You come out of your house, you'll find a big market around yourself, and there are so many attractive things. There is electronics, there's designers clothing, different types of food available in different types of restaurants. Then there are parties going on, there are big parks. So many things are available in the city that people are constantly stimulated. When people are constantly stimulated, that creates over-arousal. That means people are more aroused in that particular place. And once they are more aroused in that particular place, what is going to happen? Their performance level will probably come down. We discussed in the problems related to urbanization that anonymity is a big factor in the cities. And when we talk about anonymity, that means the people are probably understimulated in certain areas. People are feeling lonely and they are understimulated. And once they are understimulated, the arousal level also goes low. And when the arousal level goes low, the performance level also goes low. So adaptation level theory is one of the very effective or relevant theoretical frameworks that is available to us in order to understand the problems of urbanization. We can also apply Milgram's information load theory, which means the quantity and rate of stimulation that urbanites are exposed to exceeds their capacity, resulting in information load. People are getting so much information from all those different sources. Imagine the life in the city. You turn on the television and there are so many channels and you are hopping through different television channels और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा advertisement मिल रही है. First of all, television के programs इस तरह से design किए गए हैं कि वो viewers को attract करें. Viewers जब attract होंगे television के programs की तरफ, then उन programs के ऊपर उनको मिलेगी advertisement. Advertisement are small packets of attention-catching pills, I might say that, because advertisements are designed to once again attract people. So just watching 2 hours of television, constantly a lot of information is being bombarded upon the person. Imagine people about 50 years ago, television was in very primitive shape. जब वो television on करते होंगे, जब पाकिस्तान में television आया होगा, television was very simple. और उसके अंदर शायद entertainment available थी, which was also for 2-3 hours, and that too in black and white. Compare that TV with the TV of today, and you may say that TV is going simply mad. This Google box is simply going haywire because there is so much stuff available into this. And in the cities, you could also find people who are constantly watching television. They are compulsive television watchers. They cannot actually get rid of their television. So television is just one example. Other than that, from different corners, different places, a lot of information is coming down the way of people. And that creates and causes information load. One of more relevant theoretical frameworks that applies here is behavior constraint theory, which means that demands of city life limits an individual's freedom, leading to behavioral constraints. That can produce the feelings of loss of control, leading to the feeling that I am not in control, I'm not being able to handle the things very well for myself. And another scientist once said that cities are overmanned environments where number of inhabitants exceeds the system's capacity to provide meaningful roles to its inhabitants or the denizens of the city. So far, so good. We have heard most of the bad things and negative things about city life. When we compare urban versus rural life, we usually find out that in terms of incidence of disease, there is no uniformly worse or bad pattern available in the cities. Actually, people suffer from different disorders in the cities, and people suffer from different disorders in the rural areas. We talk about the social behavioral effects. We find out that anonymity factor is a huge thing, and people actually feel lonely in the cities despite the fact that there is a lot of population. In studies को जब researches को carry out किया गया, they also found out that because of these factors, people who are living in the cities, इनके अंदर कुछ affiliation factor भी थोड़ा सा rural areas के लोगों से कम पाया जाता है. They find out that city people are not very good at adopting with the strangers. That means courtesies would be rendered to a stranger in a village more easily than in the city, because in the city probably nobody is going to care, nobody is going to bother about it. And since anonymity factor is playing a huge role, people might be feeling insecure in the city life, and crime rate is also high. So
a stranger is usually looked upon as something that someone that people are not sure about, so better stay away from the strangers. It has been seen that urbanites tend to avoid eye contact with strangers and are less likely to reciprocate friendly gestures than the rural dwellers. जब हम pro-social behavior की बात करते हैं, we find out that urbanites are less likely to help a stranger. Naturally, when we find out that there is little eye contact, when we find out that strangers are being looked upon negatively, or at least from the point of view that let us stay away from them, naturally pro-social behavior would also be found in lesser quantity within the cities. And it has been observed through different researches that urbanites are usually less likely to render help towards the people. We also talked about anti-social behavior, and clear differences have been reported between urban and rural areas in the incidence of crime. Another factor that was reported is called de-individuation, which is more or less the same thing that we have been discussing, which means owing to large number of people in cities, individuals may feel more anonymous and thus less concerned about what people or community may think about them. We talked about the beneficial effects of the city, and we talked about the city from the positive point of view as well. Now students, we need to talk about the crowding factor, that when there is a lot of crowding, what kind of impacts take place upon people's behavioral patterns. Over here, we discussed that crowding means how human beings respond to high-density situations. And in order to find out that how human beings respond to high-density situations, the first thing was animal studies. Because in psychology, usually this is very, very difficult to conduct experiments with human beings. And when animal studies were conducted, one of the most important and most interesting researches which was conducted in the domain of naturally occurring population cycles was lemmings' march to the sea. We found out that in the Norwegian outskirts, it has been seen that lemmings, after 3 or 4 years of breeding, they start marching towards the sea, and a lot of lemmings in that march towards the sea actually die out. A closer observation revealed that this march to the sea is not actually a very organized movement. In fact, lemmings are experiencing a frenzied activity. And it was found out that there is more adrenaline gland activity that creates frenzy, and this actually happens after every 3 or 4 years. So we may say that lemmings were biologically pre-programmed into control their population. They were not actually committing suicide. Now, we also discussed a question over here that do human beings also behave as lemmings sometimes? Because our population is growing up very fast, we are the fastest growing species on the planet of this earth. We also discussed the deer die-off on James Island, where we found out that in 1916, 3 or 4 deer were released in the James Island in the Chesapeake Bay off the coast of Maryland. And in 1955, these 3 or 4 deer actually became the community of 280 to 300 deer. But then once again, something happened that in 1958, over half of the deer died. It was found out in the research that all of these deer, they were in perfect shape, they were in perfect health. The only problem was that in हिरनों का एड्रेनल ग्लैंड नॉर्मल हिरन से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा बड़ा था. इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थीं, ये सारे हेल्दी एनिमल्स थे. सो साइंटिस्ट कंक्लूडेड कि ओवर क्राउडिंग की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस था, जिसकी वजह से इन हिरनों का एड्रेनल ग्लैंड जो है वो नॉर्मल हिरन से ज़्यादा बड़ा होता गया, एंड दैट कॉज्ड फ्रेंजिड एक्टिविटी, एंड द डियर एक्चुअली died of overcrowding. They were so tired of it that they bumped into frenzied behavior and they actually died. The conclusion was that while they were in good nutritional condition, their physiology indicated hyperstimulation from the stress of crowding, and scientists attributed these deaths to this particular phenomena. Students, इसके साथ ही साथ crowding के ऊपर और बेशुमार interesting researches हो चुकी हैं, लेकिन जो सबसे important और ground breaking research की गई, that was conducted in 1962. This research was called Calhoun studies. Calhoun was the scientist who actually conducted these studies. Let me tell you something about how this research was conducted and what interesting findings were figured out from this research. दरअसल इस research की basis के ऊपर
इस किस्म की फर्दर रिसर्चेस की गई that population is actually something very, very negative. Crowding is something very, very negative phenomena, and it gives off very negative impact upon the human beings. So, आइए मैं आपको इस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ. Calhoun was considering this particular question in 1962 कि crowding का human behavior के ऊपर क्या impact हो सकता है. क्या ये negative impact है, और अगर negative impact है तो किस किस्म का negative impact है. Naturally, Calhoun का जो main challenge वो फेस कर रहे थे दैट वाज कि ह्यूमन बीइंग्स को एक्सपेरिमेंटली कंट्रोल्ड सिचुएशंस के अंदर डालकर स्टडी नहीं किया जा सकता और ये नहीं देखा जा सकता कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिकॉज नेचुरली इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स वुड बी टू डेंजरस टू एंगेज ह्यूमन बीइंग्स सो ही डिसाइडेड टू कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द रैट्स नाउ व्हाट एक्चुअली कैलहून डिड Calhoun gathered up some rats and these rats were provided with luxurious environment. The only limitation was space. Rat populations were free to grow, but the space that housed them remained the same. These rats were housed in a limited space, लेकिन इनके पास best facilities available थी in terms of housing, in terms of the food that they were getting. The only limitation was that rats could not have more increased space. So these rats in this luxurious environment, they were free to grow up and they were free to reproduce. As the time passed by, rats started reproducing more and more. And it was found that rats started segregating themselves and more dominant animals started claiming more space in a particular area. And it was also observed कि जो strong rats थे, जो ज़्यादा space को claim करते थे और जो अपने लिए खुली जगह रखते थे, इन्होंने अब साइमल्टेनियसली अपने नंबर्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया. The remaining members had to eat, sleep and raise their kids in highly concentrated areas, which means that this space that was available to the rats, इसके अंदर with the passage of time जब rats की population बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि उनके पास सारी facilities available थी, उनको अच्छी food मिल रही थी and they were constantly reproducing, तो rats की population increase होना शुरू हो गई. लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ ही साथ इनका स्पेस कभी भी इंक्रीज नहीं हुआ. In such scenario, when rats population increased, they found out that some of the rats actually started claiming more space, and they simultaneously started controlling their numbers. लेकिन जो बाकी दूसरे rats थे, उन्होंने अपने आप को segregate किया और वो छोटी-छोटी concentrated communities, thick concentrated communities के अंदर exist करना शुरू हो गए. Calhoun called this concentrated area as the behavioral sink. That was the place where Calhoun was going to conduct his research and he was going to conduct most of his observations. And when Calhoun conducted his observations, he found out some very, very strange behavioral patterns in these rats, which is something that we also find out in the poor slums of the big cities. The same type of behavioral patterns were prevalent in these rats, which meant the first impact was that since the parent rats had to take care of lots of kids, the parenting thing gradually was dissolving. The mothering behavior actually deteriorated over the time period. So let me show you what kind of negative impacts this population was experiencing. These were something like this. Nest building among females was incomplete, poorly managed. Pups left on their own, unguarded, nursing behavior disrupted. Among the juvenile males, sexualism was practiced and incidents of cannibalism observed. Aggressive behavior heightened amongst some and others showed withdrawal. Infant mortality increased, as did the number of aborted pregnancies. So students, you see that in the behavioral sink, where a lot of rats are living together, and they have very limited space available to them, a lot of psychological anomalies start taking place. And these psychological anomalies are usually of the nature that we find out in the bigger cities. बड़े शहरों में स्लम्स के अंदर इस किस्म के बिहेवियरल पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया जाता है. जैसा से हमने देखा कि चूहे जो बिहेवियरल सिंक के अंदर रह रहे थे, उनकी मदरिंग क्वालिटी डिटीरियोरेट होना शुरू हो गई और क्योंकि ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो रही थी और ज़्यादा बच्चे थे, तो ऐसे पप्स थे जिनको अनगार्डेड छोड़ दिया गया. एंड दीज पप्स एक्चुअली ग्रू अप टू बिकम
juvenile delinquents, and these juvenile delinquents started practicing sexualism, and even cannibalism was reported, which means rats started eating each other. And these incidents, though were not very frequent, but these were reported. We also see the same kind of behavioral pattern in the cities where crime actually starts taking place at a higher and alarming rate. And usually, in terms of the researches that were conducted on organized crime in New York City, it was found out that it is usually the poor areas where from most of the people are recruited into the organized crime. And even in the biggest metropolitan cities of the world, it has been observed that from the slums, from the poor areas, most of the people are recruited into the organized crime. It does not mean that in the areas where affluent families live or affluent people do not get engaged into the crime, but their engagement in the crime probably would be more or less of the nature of the rats in this experiment who started claiming more space for themselves, and they started controlling their numbers also. So when we talk about the affluency, then the crime and its nature kind of becomes slightly different. And when we talk about the slum, the crime also becomes quite different in nature over there. We also saw that in the behavioral sink of Calhoun, aggressive behavior बहुत ज़्यादा observed किया गया. Naturally, there was more frustration coming up, more anxiety coming up, which was being displayed in the aggressive behavior. And last but not the least, we saw that infant mortality increased. And this is something that we find out in the bigger cities of the third world countries, though this fact is also common in the rural areas of the third world countries. We have huge alarming number of infant mortality. And finally, there were a lot of aborted pregnancies. Students, ये तो वो behavioral pathologies थी जो हमने find out की in rats के अंदर, जो behavioral sink के अंदर exist कर रहे थे. Behavioral sink was a place where rats were concentrated, their population was thickly concentrated in smaller areas. लेकिन in rats को जब physiologically observe किया गया तो वहाँ पर भी abnormalities मिली. And let us see what type of abnormalities were found in these rats. There were tumors of the mammary and sex glands in the females, and there were abnormal kidneys, livers, and adrenal glands in both of the sexes. In the females, the incidence of pathology was usually concentrated upon the mammary and sex glands. And usually it was seen that there were tumors and there were cancerous growths in these areas. However, when we talk about both of the sexes, it was found out कि ज़्यादा जो problems थी वो adrenal glands के साथ related थी और kidneys के साथ related थी. Now, the mention of adrenal glands is very, very important here. हमने जो पिछली studies discuss की, जिसके अंदर सबसे पहले हमने lemmings march to the sea के बारे में जाना कि lemmings जो हैं वो तकरीबन 3-4 साल के बाद जब बहुत ज़्यादा reproduce करते हैं तो उसके बाद वो एकदम से समुंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर एक frenzied और दीवानापन सा ऑब्जर्व किया जाता है. और जब इनको क्लोजली ऑब्जर्व किया गया तो ये पता चला कि इनके एड्रेनल ग्लैंड्स की सिक्रीशंस ज़्यादा हैं. जब हमने डियर डाई ऑफ ऑन जेम्स आइलैंड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, वहाँ पर भी हमें पता चला कि जब डियर अपनी पॉपुलेशन को लेके चले गए अबाउट 380 to 400, then deer probably felt overcrowded and half of the population died over there. And when they performed autopsies on the carcasses or the dead bodies of the deer, once again they found out that adrenal gland actually was of greater size than it is normally found in the deers. And in this experiment also, they found out that in both of the sexes of the rats, जो चीज़ common पाई जाती है वो ये है कि adrenal glands के अंदर abnormalities तलाश की गई, adrenal glands के अंदर abnormalities report की गई. So adrenal gland has some kind of relationship to the population. हमने जो मुख्तलिफ theoretical frameworks पढ़े environmental psychology में, उसमें हमें ये पता चला कि जब लोग overstimulated होते हैं, then that means they probably are getting into a feeling that they are losing control upon their self. People are overstimulated, they are too close for comfort, and this overstimulation, this over-arousal, everything actually leads towards negative impacts upon the performance of the people. Calhoun studies were taken as a revolutionary experiment. इस experiment के बाद psychologists ने और scientists ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम
इन स्टडीज़ को किसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी, और हम इन स्टडीज़ की फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स पर. एंड द डायरेक्शन that the subsequent research was actually finding out and the kind of links that were being tried to establish as a result of this research revealed to the world, it was found out that search for association between rates of pathology and population density can actually be directed towards finding out the negative conclusions, which means that it could be so that in human population, when population is more, when there is overcrowding, then that can always lead towards pathology. Such series of research actually started from the Calhoun's studies. Then another important point was pathologies such as morbidity, fertility, ineffectual parenting, and psychiatric disturbances, or their manifestations, that is to say incidences of juvenile delinquency, adult crime, and others, all have been linked, though not always successfully, to increasing human population concentrations. At this point, students, let me ask you a question. What do you think about the population? Do you think कि population concentration जब बढ़ना शुरू होती हैं, जब population की density बढ़ती है, तो क्या ये negative behavioral pattern को bring up करती है? क्या ये इंसानों के अंदर कुछ ऐसी physiological और behavioral anomalies पैदा करती हैं जो इंसानों के लिए dangerous हों? क्या इनका लिंक हो सकता है क्राइम के साथ? क्या इनका लिंक हो सकता है ऐसी बीमारियों के साथ, ऐसी साइकियाट्रिक पैथोलॉजीज़ के साथ जिसकी वजह से लोग दीवानगी का शिकार होते हैं और दे गेट एडमिशन इनटू द मेंटल हॉस्पिटल्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जस्ट ब्रिंग अप योर ओन ऑब्जर्वेशंस फॉर द टाइम बीइंग एंड लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. क्या आपको शहर के अंदर वो जगह पसंद हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो, या क्या आपको वो जगह पसंद है जहाँ पर आप अपने आप को लोनली फील करें, या जहाँ पर लोग कम हो एंड यू कुड फील मोर पीसफुल? क्या आपको ऐसी जगहें पसंद हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम हो और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, या आपको ऐसी जगह पसंद हैं जहाँ पर बहुत सिरेनिटी हो, काम हो और पीस हो? क्या आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं? और जब अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, देन हाउ डू यू फील अबाउट इट? एंड स्पेशली सो that what types of places do you go for the long drives? Do you strive for going on places that is a lonely road and that is going so far away and you are simply traveling on that road? Yes. Now can you think about this thing कि population density जो है इसको abnormalities के साथ किसी तरह से connect किया जा सकता है? क्या ये possible है कि हमारी शहरों के अंदर जो इतनी ज़्यादा population की concentration है, इसकी वजह से crime बहुत ज़्यादा हो रहा हो, और इसकी वजह से psychological disorders or psychiatric problems बहुत ज़्यादा हो रहे हों? When you search for the answers for the questions that I have asked you, you may find out that a lot of times you actually want to go away from the places जहाँ पर population concentration बहुत ज़्यादा thick हो. मिसाल के तौर पर आप एक छोटा सा तजर्बा कर सकते हैं. अगर आपने अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी हो तो आप शहर की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है. And how do you feel on that place? शायद आप वहाँ पर एक्साइटमेंट फील करते हो, शायद वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हों और आप जो आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट करती हों, लेकिन जब आप वहाँ से वापस आते हैं, हाउ डू यू फील? डू यू फील मोर एग्जॉस्टेड? डू यू फील मोर टायर्ड? एंड इफ़ यू फील मोर टायर्ड एंड मोर एग्जॉस्टेड, कैन यू वर्क राइट आफ्टर दैट फॉर सम टाइम? अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आप अपनी यही चीज़ें किसी ऐसी जगह से ख़रीद सकते हैं जो शहर की मेन मार्केट नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं है, would you prefer to go over there? These are some of the issues that the psychologists have been discussing and trying to find out the answers for that. Calhoun's studies actually gave the world a new direction, the direction that population density can somehow be positively correlated with the incidence of crime and the incidence of psychiatric diseases. Calhoun के काम के ऊपर बाद में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया, and a lot of seminal works reported different types of findings. Some of those findings were like this. They thought and they found out through the research that population density leads to production of fewer sperms amongst the males. That means that since males are producing fewer sperms, then there would be fewer conceptions, and that probably could lead towards
the negative trend in the population. Later onset of estrus, less frequent and shorter duration of estrus, and less frequent births were reported by Crow, Mirskipwa in 1931, and Cinder in 1966 and 1968. It was also found that there is a greater evidence available for the problems related to alcoholism and drug abuse. Alcoholism और drug abuse को भी किसी तरह से population density के साथ connect किया जाता रहा, और ये findings were found out by Guackner, Greenough and Meyer in 1974. Students, यहाँ पर important सवाल ये है, Calhoun experiment was very good. It was very interesting. It opened new directions for the world, and it opened brand new paths for the scientists to find out that actually population density can be connected or correlated with all the vices in the societies, in the cities. Then my question to you would be कि क्या हम ऐसी studies जो जानवरों के ऊपर conduct की गई हों उनको इंसानों के ऊपर generalize कर सकते हैं? Can we do that? Think about it. The experiment that Calhoun conducted with the rats, can this experiment, the findings of these experiments, be generalized upon the human beings? Now it points out towards a very convincing proof that almost a similar type of behavioral patterns were seen amongst the rats as it is seen amongst the thickly, densely populated areas of the cities. But can we generalize those effects upon the human beings? Can you think about any difference between the rats and human beings in terms of this experiment? Of course, animals की studies को human beings के ऊपर generalize करना एक बहुत मुश्किल काम है, और शायद एक animals की studies से हम research की directions तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसको properly generalize करना human beings के ऊपर ये शायद एक नाइंसाफ़ी हो, क्योंकि there is a great difference between human beings and animals. And all those experiments that are conducted in controlled situations cannot tell us that how human beings actually behave and perform in the free situations that they exist into. Another important point is animal behavior is more biologically controlled than humans, where learning and cultural inputs play a greater role. Do you remember the example? कि शेर जो है वो पिछले 1500 साल से बिल्कुल उसी तरह से शिकार कर रहा है जैसे उसने 1500 साल पहले किया होगा और जिस तरह से वो आज कर रहा है, लेकिन पिछले 1500 साल के अंदर इंसानों ने काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन की, काफ़ी ज़्यादा तरक्की की. So what is the difference between lions and human beings? The difference is learning. We learn from our experience, while it has been seen that amongst the animals, usually the behavioral patterns are more instinctually, more biologically controlled. However, we human beings make use of the learning thing, and we try to adapt and change our behavior. इंसानों और जानवरों के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़र्क है कि इंसान अपने माहौल के साथ अडेप्ट करते हैं, और इस अडेप्टेशन के अंदर ना सिर्फ वो अपने आप को चेंज करते हैं बल्कि अपने माहौल को भी चेंज कर सकते हैं. Now come back to the same question. Can the studies of the rats, the findings of the studies of the rats, be generalized upon the human beings? Now you can see the difference between the two. Because human beings' behavior is not 100% biologically controlled, there is huge learning impact. और ये पॉसिबल है कि इंसान अपने आप को थिकली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर एडजस्ट कर जाएं, अडेप्ट कर जाएं, या अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दें, या खुद अपने आप को चेंज करें और उसके अंदर अडेप्ट कर जाएं. एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट all those positive correlations between density of the population and the crime and the psychiatric disorders, there could be another factor playing its role in that. It could not simply be that human beings become dependent variables in this situation. There could be some other factor. मिसाल के तौर पर cultural factors हो सकते हैं, ethnic factors हो सकते हैं. फिर इंसानों के साथ economy is a big issue. Maybe people who are conducting crimes, or maybe people who are being inducted into the mental hospitals or the psychiatric wards, शायद उनके कोई financial problems हों, शायद ये हो कि poverty is something that gives off these kinds of negative behavior. There might be different reasons for that need to be found out properly, that need to be chalked out properly
before we can actually get into generalizing this experiment of rats upon the human beings. Then there is one more difference. Rats के experiment में हमने देखा कि rats एक experimentally controlled situation के अंदर exist कर रहे थे. Controlled situation का मतलब ये है कि rats के पास ये कंट्रोल नहीं था कि वो उस स्पेस से बाहर निकल सकें, या जब उस स्पेस के एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा टफ हो जाएं तो वो अपने आप को किसी तरह से एंटरटेन कर लें, रिमोट का बटन दबाएं और टेलीविज़न ऑन कर लें, आंखें बंद करें, हेडफोन लगाएं और म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें, या वो डिसाइड करें कि यार अब शहर के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो गया है, बहुत अच्छे से हम यहाँ पे रह रहे हैं, नो लेट अस get out of the city and go to some place that is calm, serene and cool, and let us simply go there. Rats probably did not have the ability to decorate their places that were actually ugly so that they become more adaptable. ये सारी चीज़ें इंसानों के साथ हो रही हैं. इंसान ghettos में अगर exist कर रहे हैं, poor slums में exist कर रहे हैं, they still practice a lot of control upon their lives. So we cannot ever forget the factors of learning and the cultural dispositions as well as the human being's own sweet free will to change themselves and adapt themselves according to the circumstances and according to the situations. So generalizing the findings of the rat experiment upon the human being can only be taken in terms of the fact that it can point towards certain direction, but we cannot generalize the findings of this experiment upon the human beings because humans have shown themselves to be more capable of adjustment than any other animals, and we are constantly changing. So now the catch is, how do we find out that population density इंसानों के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है? हमने एनिमल स्टडीज़ को देखा, हमने बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया और हमें पता चला कि हमारे पास कुछ डायरेक्शंस हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं. लेकिन क्या इन रिसर्चेस को हम इंसानों पर जनरलाइज कर सकते हैं? एंड वी फाउंड आउट कि अगर हम इनको इंसानों पर जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी. सो द कैच इज़ वी नीड समथिंग मोर दैन दैट. वी विल डेफिनेटली हैव टू कंडक्ट आवर स्टडीज़ अपॉन ह्यूमन बींग्स. और क्या हम इंसानों के ऊपर तजर्बात करें या कोई और मेथड इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए से हम ये फाइंड आउट कर सकें कि पॉपुलेशन डेंसिटी का नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न्स के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ एन अदर एक्साइटिंग एरिया ऑफ रिसर्च दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कोरिलेशनल स्टडीज़, जिसके अंदर इंसानों की पॉपुलेशन क्लस्टर्स को देखा जाता है और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं और पॉपुलेशन क्लस्टर्स और डेंसिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है negative behavioral patterns को या positive behavioral patterns को. And this area, exciting area is called human correlational studies. इस एरिया के अंदर हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेंसिटी को दरअसल डिफाइन किस तरह से किया जा सकता है. हमने अब तक वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी को काफ़ी मीनिंग्स में इस्तेमाल किया है and we probably think that we understand the meaning of density, but let me tell you that the meaning of density is actually the catch over here. And then we will also discuss about density and crowding distinction. However, you will have to wait for that till I come back to you and deliver the next lecture because we are running short of time right now. And I will have to call you goodbye. So, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का lecture interesting लगा होगा. हम अपने next lecture के अंदर discuss करेंगे human correlation studies को. That's also very exciting and interesting topic. Till then, let me say goodbye to you. अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और लाइफ को एंजॉय कीजिए. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.